नमस्कार मित्रों, सीसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। अपने पेपर सॉल्यूशन की 2 क्लास हुई, आपको अच्छी लगी होगी। अब इस तरह से ये रेगुलर क्लास हमेशा ही चलेगी। आज अपना जूनियर अकाउंटेंट का तीसरा पेपर। जूनियर अकाउंटेंट के 3 पेपर हुए अब तक, जिसमें 2 अपन ने पहले सॉल्यूशन कर लिए हैं। तीसरा पेपर है। ये पेपर आरपीएससी ने करवाया था, उसके बाद रद्द हो गया था। भर्ती 2013 की ही 2015 में पेपर हुआ था, रद्द हो गया तो वापस दोबारा भर्ती में ये पेपर हुआ था। उस पेपर में जो प्रश्न आए उनको आज हल करेंगे। कल की जो क्लास होगी वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। कल जो पेपर अपन हल करेंगे वो हल करेंगे पटवारी का। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है पटवारी के, जो अधीनस्थ बोर्ड में आए। तो कल से पटवार के जो पेपर हुए हैं वो चलेंगे। आज अपना ये जूनियर अकाउंटेंट का लास्ट पेपर, उसके बाद पटवार के, फिर रेट के, ऐसे सभी चलेंगे। आप जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को जोड़िए, दोस्तों तक क्लास शेयर करिए। अधिक से अधिक दोस्तों तक क्लास पहुंचनी चाहिए। जितने अधिक लोगों तक पहुंचेगी उतना ही अधिक आपको मैं पढ़ाऊंगा, उतनी ज़्यादा पेपर सॉल्यूशन रेलवे के, एसएससी के सारे करवाए जाएंगे। आप बस जुड़े रहिए। 1 साल तक आपको ऐसे ही सारे पेपर करवाएंगे कि कोई प्रश्न पीछे बाकी नहीं रहेगा। आप इन प्रश्नों को एक बार पढ़ के कॉपी में लिख लिया करो, तो कॉपी में लिखने से परमानेंटली याद हो जाएगा। और कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं, तो 2-3 बार एक ही प्रश्न वो आएगा, अपने आप याद हो जाएगा। तो एक बार जब क्लास आप देखते हो, क्लास देखने के बाद आपको टेलीग्राम चैनल में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। उस पीडीएफ से आप ये सारे प्रश्न कॉपी में लिख लेना। तो कॉपी में लिखे होंगे। वैसे गणित में ये होता है कि याद दिमाग को कम और हाथ को ज़्यादा याद होता है। मतलब जितना काम आप हाथ से लिखेंगे उतना ही ज़्यादा गणित याद होगी। तो आप लिख लेना। आपको टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ भेज दी जाएगी, कल वाले पेपर की भी और आज वाले की, और परसों वाला पेपर आपको भेज दिया गया था। चलो आज के प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न, यदि 8 वर्ष में कोई धन साधारण ब्याज की दर से दुगुना हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात करो। 8 वर्ष समय है, साधारण ब्याज से कोई धन है वो दुगुना हो जाता है। धन दुगुना होने का मतलब, ये प्रश्न पहले भी ऐसे बने थे कि धन दुगुना का मतलब मूल धन के बराबर क्या आएगा, ब्याज आएगा। ये बात पहले आ चुकी है। धन दुगुना का मतलब मूल धन के बराबर ब्याज। यदि मूल धन 100 लेते हैं तो ब्याज भी कितना होगा, 100 होगा। जितना मूलधन है उतना ही ब्याज आएगा, तब होगा धन दुगुना। सीधा सीधा दुगुना धन का मतलब मूलधन के बराबर ब्याज, मतलब ब्याज 100 गुणा 100। ये फॉर्मूला होता है दर का फॉर्मूला, ब्याज गुणा 100 बटे में समय गुणा मूलधन। ये दर का फॉर्मूला, ब्याज गुणा 100, समय गुणा मूलधन। ब्याज 100 गुणा 100, मूलधन 100 और समय 8। ये 100 में 8 का भाग देना है। 100 में 8 का भाग कितनी बार जाएगा, 12.5 बार जाएगा। तो ये 12 सही 1/2 इसका उत्तर आ जाएगा। 12 सही 1/2% इसकी दर होगी। 100 में 8 का भाग देंगे, 50 में 4 का, 25 में 2 का, 12.5, 12.5% इसकी साधारण ब्याज की दर होगी। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, आप इसको हल कर सकते हैं। दर का फॉर्मूला ब्याज गुणा 100 बटे में समय गुणा मूलधन। मूलधन और समय, जिसमें समय आपको दे रखा था, मूलधन आपको मानना है। धन दुगुना हो रहा है मतलब मूलधन और ब्याज बराबर है। जितना मूलधन मानेंगे उतना ही ब्याज लिखना है। लिखो मत लिखो, काट दीजिए कि ब्याज मूलधन बराबर। ब्याज मूलधन बराबर है, काट सकते हैं, काट दीजिए सीधा। 100 में 8 का भाग देना। 100 में 8 का भाग कितनी बार जाएगा, 12.5 बार। तो ये इस तरह से आसान सा प्रश्न भी आया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, किसी संख्या को 68 से भाग देने पर भागफल 269 तथा शेषफल 0 बचता है। यदि उसी संख्या को 67 से भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा। ये इस तरह से भाजकता के नियम का प्रश्न है। ये भी बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। किसी संख्या को 68 से भाग देने पर भागफल 269 और शेषफल 0। तो यहां से आप भाज्य ज्ञात कर सकते हैं। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो शेषफल तो 0, तो जोड़ना कुछ है नहीं। भाजक और भागफल का गुणा कर लो, मतलब जो संख्या है वो है 68 गुणा 269। जो संख्या है वो क्या है, 68 गुणा 269 है। अब यदि उसी संख्या को 67 से भाग देते हैं तो आप इसमें 67 का भाग दे दो। अब 67 का भाग देने से कितना शेष बचेगा, तो शेषफल प्रमेय से आप भाग दे सकते हैं कि 68 में 67 का भाग 1 बार शेष बचेगा 1,
और उसके बाद 269 में भाग देंगे तो ये लगभग 4 बार जाएगा। 7 चौके 28 हासिल 2, 6 चौके 24, 2 26, 268 भाग जा रहा 269 है, 4 बार भाग जाएगा, 1 बचेगा शेष, और शेष फलों का गुणा कर लो, 1 गुणा 1 कितना हो जाएगा, 1 शेष फल आएगा। ये इस तरीके से आप शेष फल पर में शेष प्रश्न को हल कर सकते हैं। शेष फल कितना आएगा, 1 आएगा, नहीं तो आप भाग दे दीजिए, पूरी संख्याएं दोनों गुणा करके उसके अंदर 67 का भाग दे दो तो भी आपका शेषफल आ जाएगा। शेषफल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 68 में 67 का भाग 1 शेषफल, 269 में भी 67 का भाग दिया, 67 चौके 269 हो रहा है, 1 शेष, 1 और 1 का गुणा कितना हो गया, 1 शेषफल आएगा। तो इस तरीके से शेषफल पर में से इसका शेषफल ज्ञात कर सकते हैं, पूरा भाग देके भी कर सकते हैं। तो भाग देने की जरूरत ही नहीं थी, बड़ी संख्या भाग देने में दिक्कत आएगी, तो सीधा कर लीजिए, शेषफल कितना आ गया, 1 आ गया। इस तरीके से ये प्रश्न हल करना है। आरपीएससी ने पूछा है इस तरह के प्रश्न, देखिए कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। दो संख्याओं का योग 97, अंतर 37, इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, संख्याएं ज्ञात कर लो। दो संख्याओं का योग अंतर दे रखा है, संख्या मान लीजिए x प्लस वाई, ये x प्लस वाई 97, अंतर x माइनस वाई, x माइनस वाई 37, यहां से दो संख्या आ जाएगी। दो चरों वाले रैखिक समीकरण यदि आपको हल करने आते हैं तो आप इसको हल कर सकते हैं। तो ये y प्लस का y माइनस का कट जाएगा, x न x हो जाएंगे 2x, 37 97, 7 7 14 हासिल 1 9 1 10 3 13 134, x बराबर 134 में 2 का भाग दे दो, 6 2 12 और 1 बचेगा, और उसके बाद 1 4 लगेगा, 14 में 7 2 का भाग 7 बार, x बराबर कितना आ जाएगा 67, एक संख्या आ जाएगी 67, x का मान 67, y का मान कितना होगा 97 में से घटा लीजिए, y बराबर 97 माइनस 67 कितना बचेगा 30, ये y का मान 30, x का मान 67, इन दोनों का गुणा पूछा गया है, गुणा कर लीजिए, 6 7 3 0, ये 0, 3 का 7 से 21, यहाँ से उत्तर आ गया, बस 1 0 वो 2010 आएगा, पूरा गुणा करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उत्तर ये ऑप्शन ए 2010 इसका उत्तर आएगा। दो संख्याओं का योग 97, अंतर 37, संख्याएं होगी 67 और 30, 67 30 जोड़ेंगे तो 97, घटाएंगे तो 37, अंतर 37 आना चाहिए, जोड़ 97 होना चाहिए, संख्याओं का गुणा क्या होगा, दोनों संख्याएं आगे गुणा कर लिया, 2010 इसका आंसर आ गया। आसान सा प्रश्न है, कैलकुलेशन भी आसान है। पिछले 2 पेपर हार्ड थे, इस बार का ये पेपर थोड़ा आसान है। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात करो। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी, छोटी संख्या लिखने के लिए 0 लिख दो, 5 0 और 1, ये 6 अंकों की सबसे छोटी, 1 2 3 4 5 और ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 0 का मतलब ये लाख। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का मतलब 9,999, 1 लाख में से 9,999 घटा लीजिए, 9,999 का मतलब सीधे सीधे 10,000 घट रहे, 1 लाख में से 10,000 घटाएंगे कितने बचेंगे 90,000, और एक इसमें से कम था, एक जोड़ दीजिए 90,001, ये इसका डी ऑप्शन 90,001 इसका आंसर आ जाएगा। इधर घटा लीजिए, 10 में से 9 गया 1, इधर 9 में से 9 गया 0, फिर वो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 10 में से 1 हासिल चला गया, पीछे बचेंगे 9, ये तो ये इसका आंसर आ जाएगा 90,001। आसान सा है, ऐसे घटाने की जरूरत नहीं, अब सीधा कर सकते हैं कि 1 लाख है और उसमें से 10,000 घटा रहे, 90,000 बचेंगे, 10,000 से 1 कम घटाया मतलब 90,000 से 1 ज्यादा हो जाएगा, 90,001 इसका आंसर आ जाएगा। 6 अंकों की सबसे छोटी और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का जो अंतर ज्ञात करना था। नेक्स्ट, यदि 6 आदमी 96 कुर्सियां 8 दिन में बनाते हैं, 18 आदमी 4 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे? काम समय मजदूरी का या फिर आप इसको एक एक नियम का कह सकते हैं, इन दोनों टॉपिक का ये प्रश्न है। इसका तरीका यह होता है कितने आदमी कितने दिन में और बराबर परिणाम लिखना होता है। परिणाम क्या है? 6 आदमी 8 दिन में कितनी कुर्सियां बनाते हैं 96, ये परिणाम है, बराबर रख दो। और सेकंड कंडीशन कितने आदमी, यह है कि 18 आदमी 4 दिन में, ये 18 आदमी कितने दिन में 4 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे, बराबर x लिख दो। ये इस तरह से बट्टे में लिख के
गुणा कर लीजिए, x का मान आ जाएगा। दो समीकरण बनेंगे, क्रॉस गुणा करके हल करना है। तो आप 6 18 से कट जाएगा 3 बार, 8 4 से कट जाएगा 2 बार, 2/3 बचेंगे। 2 का x से गुणा होगा 3 का 97 से, 2 का x से गुणा 2x, और ये 96 गुणा 3, x बराबर 2 का भाग दे दो, 96 गुणा 3/2, 2 का भाग 96 में, 9 में जाएगा 4 बार, 1 शेष, और ये 48, 48 का 3 से गुणा 150 में से 6 कम 139, ये 144 इसका आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 1 144 इस प्रश्न का आंसर आएगा। आ गया होगा समझ में? आसान सा प्रश्न है। 6 आदमी 8 दिन में 96 कुर्सियां, 18 आदमी 4 दिन में कितनी कुर्सियां? x कुर्सियां। बराबर परिणाम लिखना होता है। इधर जो व्यक्ति है, दिन है, कितने घंटे कार्य कर रहे हैं वो सब लिखना है। बराबर से इधर परिणाम इन्होंने क्या कार्य किया, ये फिर 18 आदमी 4 दिन कितना कार्य कर रहे हैं x, और इसमें क्रॉस गुणा करके इसको हल करना। तो इस तरीके से ये प्रश्न समानुपात का भी है, काम समय मजदूरी का भी है, एक एक नियम का भी है, कहीं से भी एक तरीके से हल कर लो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 4 6 8 और 20 से पूर्णतः 4 6 8 और 20 से पूर्णतया विभक्त हो और पूर्ण वर्ग। सबसे पहले 4 6 8 और 20 का लसब लेना पड़ेगा। पूर्णतः विभक्त का मतलब इनका भाग जाना चाहिए, और उसके बाद वो संख्या कैसी होनी चाहिए? पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। तो इसका अभाज्य गुणनखंड से लसब ज्ञात करो तो थोड़ा सा आसान रहेगा कि बाद में अभाज्य गुणनखंड करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अभाज्य गुणनखंड आपको वैसे ही करना होगा कि किससे गुणा करना है किससे नहीं करना। तो पहले अभाज्य गुणनखंड कर दो। 2 का भाग 2 बार, 6 में 3 बार, 8 में 4 बार, 20 में 10 बार। 2 का भाग 1 3 में नहीं जाता, इसमें 2 और इसमें 5, फिर 2 का भाग 1 3 1 और 5, फिर 3 का भाग और फिर 5 का भाग, ये होगा। ये इसका अभाज्य गुणनखंड है। अब अभाज्य गुणनखंड करने के बाद लसब तो आ गया, ये संख्या गुणा करो लसब आ जाएगा। लसब वैसे लेना नहीं, संख्या पूर्ण वर्ग लेनी। तो जो जोड़े हैं वो तो लेने है ही। 1 2 गुणा 2 जोड़ा है, इसके साथ में एक और 2 है तो एक और 2 लो। ये है, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2 से गुणा करना है, इसको 3 से गुणा करना और इसको 5 से। तो ये फिर गुणा करना है 3 गुणा 3 और फिर गुणा करना है 5 गुणा 5। ये संख्या जो बन जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या भी बन जाएगी और इनका भाग भी जाएगा। पहले लसब लेना होता है, उसके बाद पूर्ण वर्ग संख्या, मतलब इसमें जिसके जोड़े नहीं है उससे गुणा कर लो। 2 का जोड़ा नहीं है 2 से गुणा करो, 3 का जोड़ा नहीं है 3 से गुणा करो, 5 का जोड़ा नहीं है 5 से गुणा करो। तो अब इसमें ये 4 और ये 25 चौके 100 और ये 4 ये 9 चौके 36, 36 गुणा 100 कितना हो जाएगा? 3600। ये पूर्ण वर्ग संख्या है जिसमें 4 6 8 और 20 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 4 6 8 और 20 का भाग पूरा पूरा जाए और पूर्ण वर्ग संख्या हो। अब आप इस प्रश्न को सीधा थोड़ा सा सीधा दिमाग लगा के भी कर सकते थे कि 1800 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पहला ऑप्शन कट गया। 400 में 6 का भाग नहीं जाता, 6 का भाग जाना था, 6 का भाग नहीं जा रहा है, और जो उसके बाद संख्याएं बचेगी उसमें 900 और 900 में जैसे कि अब 8 का भाग देंगे तो 900 में 8 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। 900 में 8 का भाग नहीं जाएगा, 900 में भाग जाएगा केवल 4 का, 8 का भाग जाता नहीं। तो इसमें भी 8 का भाग नहीं जा रहा, मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या है लेकिन भाग नहीं जा रहा है, इसमें भाग नहीं जा रहा है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। एक ऑप्शन ही बचेगा, कौन सा? 3600। कि 3600 पूर्ण वर्ग भी है और इन सभी संख्याओं का भाग भी जा रहा है। इस संख्या में 6 का भाग नहीं जाएगा, इसमें 8 का भाग नहीं जाएगा, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा? 3600 बिल्कुल पूर्ण वर्ग है और इसमें इन संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो इसका प्रश्न का आंसर तो वैसे लसब लेके पूर्ण वर्ग बनाना होता है, आप सीधा ऑप्शन से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके रहते हैं जो आपको ठीक लगे। यदि उमंग की ऊंचाई गर्वित की ऊंचाई से 60% अधिक है तो गर्वित की ऊंचाई उमंग की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है? उमंग की ऊंचाई गर्वित की ऊंचाई से 60% अधिक है। एक उमंग और एक गर्वित, ये उमंग और दूसरा गर्वित। प्रश्न के अनुसार उमंग की ऊंचाई गर्वित की ऊंचाई से, गर्वित 100, इसकी ऊंचाई से 60% अधिक, ये 160। उमंग की ऊंचाई गर्वित से अधिक है, 60% अधिक है, उमंग 60% अधिक है, उमंग 60% अधिक 159 हो गया। तो गर्वित की ऊंचाई उमंग की ऊंचाई से कितने % कम? अब तुलना किससे करनी? उमंग से। उमंग से कितनी कम है? तो पहले कम कितनी है? 60
बटे में तुलना किससे करनी, उमंग मतलब 160 और गुणा 100। ये 0 काट दीजिए, 2 से और कट जाएगा 3 और ये कट जाएगा 16, 8, 300 में 8 का भाग देना है, 300 में 8 का भाग देंगे, 300, 150 और 75, 75 में 2 का भाग, 75 में 2 का भाग 37.5, 37 2 74, नादा बचेगा 37.5। तो इसका आंसर 37.5, 37 सही है 1/2%। कितने परसेंट कम है, 37.5% कम। इसमें ध्यान ये रखना होता है कि वापस जब तुलना करेंगे तब किससे तुलना करनी, उमंग की ऊंचाई से। तो जो भाग देंगे, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए जिस संख्या का भाग दिया जाएगा वो संख्या कौन सी होगी, 160 होगी। इतना सही ध्यान रखना। तीन संख्याएं 3:2:5 के अनुपात में हो और उनके वर्गों का योग 1862 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब इसमें देखिए तीन संख्याएं हैं, अनुपात दे रखा है, वर्गों का योग दे रखा है। ये 3:2:5 है। यहां से जब अपन संख्या मानेंगे तो 3x 2x और 5x, वर्ग करेंगे तो 3x का वर्ग 9x², 2x का वर्ग 4x² और 5x का वर्ग 25x², और इनके वर्गों का योग ये प्लस करके बराबर लिखना 1862। वर्गों का योग 3x का वर्ग, 2x का वर्ग और 5x का, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4 और 5 का वर्ग 25। ये जोड़ लीजिए, 9 4 13 25, 25 13 38, 38x² बराबर 1862, x² बराबर 38 का भाग देना 1862 में, 1862 में 38 का भाग जाएगा 49 बार, 8 नंबर 2 आएगा। x² बराबर 49, x बराबर 49 का वर्गमूल 7, x का मान 7 आएगा। तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये दूसरी संख्या, ये पहली संख्या 3 गुणा x, दूसरी संख्या 2 गुणा x, x का मान 7 और 2 का गुणा करेंगे 7 से, 7 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 14 जाएगा। दूसरी संख्या क्या है, 14 है। पहली संख्या क्या है, 7 3 21 और तीसरी संख्या क्या है, 7 पंजे 35। तीनों संख्याएं भी आप ज्ञात कर सकते हैं कौन कौन सी है, और आपको जो पूछेगी वो भी ज्ञात कर सकते हैं, दूसरी संख्या पूछेगी। तो इस तरीके से ये x से प्रश्न हल करना। इतना हार्ड कोई प्रश्न नहीं है कि आप नहीं कर सकते। अब कई भी ये भी कहते हैं कि सर के 0 लेवल से गणित पढ़नी है। 0 लेवल से जिनको गणित पढ़नी है तो उनके लिए विशेष सूचना, एक ऑफर भी है कि आपका CCI जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसमें आपको संपूर्ण गणित का कोर्स 0 लेवल से बिल्कुल पूरी गणित, सारे उसमें अंक गणित, बीज गणित, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, किसी प्रकार की कोई गणित पीछे नहीं रहेगी। 250 से अधिक वीडियो क्लासेज होगी और उसमें बहुत सारे टेस्ट, प्रैक्टिस सेट्स, PDF नोट्स सब मिलेंगे। और ये जो आगे 5 जून, इस 5 जून को आपको एक ऑफर भी है और उस ऑफर में आप बिल्कुल कम से कम रेट में खरीद सकते हैं। इतनी रेट में संपूर्ण गणित आपको पूरे राजस्थान में कहीं नहीं मिलेगी। पूरी की पूरी बिल्कुल 0 लेवल से, मतलब जोड़ से लेके, जोड़ से शुरुआत कोई नहीं करता, सब प्रतिशत से करते हैं। जोड़ से शुरुआत करके पूरी की पूरी गणित आपको बिल्कुल न्यूनतम से न्यूनतम शुल्क पर इस 5 जून को मिल जाएगी। CCI ऐप डाउनलोड कर लीजिए। 5 जून एक दिन का आपको ऑफर मिलेगा, उसमें आप कोर्स परचेज कर लेना, 0 लेवल से गणित मिल जाएगी। ये जो क्लासेज चल रही है ये पेपर सॉल्यूशन क्लासेज है, ये रेगुलर ऐसे ही चलेगी। इसके लिए गणित साथ में पढ़नी तो पड़ेगी, साथ में पढ़ोगे तो ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा कि पढ़ी हुई गणित है और फिर वापस अपन पेपर हल करते हैं, क्योंकि प्रश्न ये रिपीट होते हैं। लेकिन ये प्रश्न हल करने के लिए अपने को गणित तो आनी चाहिए। गणित आती है उसके बाद आप पेपर हल करेंगे कि आपको पता चलेगा कि ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ, ऐसा प्रश्न परीक्षा में आएगा, तो आप उस प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे। उसके लिए ये क्लासेज है। तो ये कि पढ़ने के बाद आप इनको हल करेंगे तो और ज्यादा आपको याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि प्रश्न कैसे करना है, परीक्षा में प्रश्न आता कैसा है, उसको फास्ट कैसे करना है, ये सारे आपको इन क्लासेज में मिल जाएगा। ये क्लासेज रेगुलर आज से चलेगी, ऐसे ही चलती रहेगी। नेक्स्ट प्रश्न, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगुना है। यदि चारों संख्याओं का औसत 12 है, चौथी संख्या क्या होगी। पहली 3 संख्या, फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगुना है। ये चौथी संख्या मान लीजिए x, और इन तीनों का जो औसत आ जाएगा वो दुगुना है इनसे।
दुगुना मतलब कितना, 2x। ये औसत है, ये संख्या है। तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगुना है। ये चौथी संख्या मान ली x, तीन संख्याओं का जो औसत है वो दुगुना, मतलब तीन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 3 से गुणा कर दो 2x का, 3 का 2x से गुणा कितना हो जाएगा 6x। 6x इन तीनों का योग, एक ये x, टोटल चारों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। यदि चारों संख्याओं का औसत 12 हो, औसत 12 हो तो इसमें 4 का भाग दो, ये तो योग है। ये 6x प्लस ये 1x 7x, ये योग है, 4 का भाग दो, ये औसत आएगा और ये बराबर 12 है। तो x बराबर 12 चौके 48/7, 48/7 ये x का मान है। x चौथी संख्या यही पूछी गई है, ये आपका आंसर 48/7। बिल्कुल आसान सा, केवल एक ये लाइन लिखनी थी। तीन संख्याएं, एक चौथी संख्या, चौथी संख्या का दुगुना तीन संख्याओं का औसत। चौथी संख्या x, तीन संख्याओं का औसत इसका दुगुना 2x, तीन संख्याओं का योग 2x का 3 से गुणा 6x, और चारों संख्याओं का योग 6x और 1 7x, और चारों का औसत बटे 4। औसत बराबर होता है योग बटे संख्या, योग है 7x संख्या 4, 7x/4 बराबर औसत लिखना 12, 12 का 4 से गुणा 48/7, ये x का मान, x मतलब चौथी संख्या है और चौथी संख्या ही पूछी गई है, कितनी होगी 48/7 होगी। इस तरीके से ये औसत का बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, आप हल कर सकते हैं। दो प्राकृत संख्याओं का योग व गुणनफल क्रमशः 12 व 35, इनके व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम। ये जो जूनियर अकाउंटेंट का पेपर था, ये पेपर मैंने खुद ने दिया था। इस पेपर से 7 दिन पहले एक एलडीसी का पेपर हुआ था, एलडीसी 2013 की जो भर्ती थी उसका पेपर था। उस पेपर में ये प्रश्न आया था सेम, थोड़ा सा फर्क था। उस प्रश्न में यह था कि इनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। एलडीसी में जो प्रश्न आया था वो इतना ही आया था कि दो प्राकृत संख्याओं का योग व गुणनफल 12 व 35 है, इनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। एलडीसी में यह प्रश्न था। और इसमें जो पेपर आया 7 दिन बाद जस्ट पेपर था, व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम क्या होगा, इतना सा चेंज करके दिख दिया। यह प्रश्न जब परीक्षा में मैंने एलडीसी में हल किया था तो मेरे को उत्तर याद हो गया था, और जैसे ही अगले दिन वापस 7वें दिन ये पेपर हुआ, उसमें मैंने वो सेम उत्तर लिख दिया। अब देखिए इस उत्तर में इस उत्तर में फर्क है। कैसे? कई बार अपन याद करके गए सेम प्रश्न, लेकिन पढ़ना जरूरी होता है। सेम प्रश्न है लेकिन थोड़ा बहुत कहीं भी यदि इधर उधर हो गया मतलब प्रश्न गया। दो प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्या मान लीजिए ए और बी, ए और बी का योग 12, इनका गुणनफल 35। ए और बी दो संख्या, इनका गुणनफल कितना है 35। अब देखिए आप अनुमान से संख्याएं पता भी कर सकते हैं, कौन सी दो संख्याओं का गुणा 35 होता है और उनका जोड़ 12 होता है। 7 और 5, 7 और 5 का जोड़ 12 है, 7 और 5 का गुणा 35। अब अनुमान से संख्याएं पता कर सकते हैं। संख्याएं पता नहीं हो तो भी किया जा सकता है, संख्याएं पता कर लेते हैं तो भी आप हल कर सकते हैं कि संख्याएं 7 और बी बराबर लिख दीजिए 5। 7 और 5 होगी कि 7 और 5 जोड़ेंगे तब 12, 7 और 5 गुणा करेंगे तो 35। अब इसमें प्रश्न पूछा है कि इनके व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम। पहले इनका व्युत्क्रम, 7 का व्युत्क्रम होता है 1/7, 5 का व्युत्क्रम 1/5, ये व्युत्क्रमों का योग 7 और 5 का लसा 35, 35 में 7 का भाग 5 बार, 5 का भाग 7 बार, ये 7 और 5 12/35, ये हुआ व्युत्क्रमों का योग। अभी एलडीसी में जो प्रश्न था वो इतना ही था कि इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना है 12/35। ये एलडीसी में प्रश्न आया था, उसका उत्तर था 12/35, और इसका ऑप्शन पहला क्या था 12/35। मुझे ये प्रश्न सीधा सीधा याद था कि इसका उत्तर 12/35 है, मैंने इसका उत्तर पहला ऑप्शन भर दिया। जब परीक्षा हॉल से जस्ट बाहर आए, फिर प्रश्न एक बार थोड़ा सा वापस बढ़ा, तब देखा कि ये इसके बाद में भी एक अक्षर लिखा हुआ है और वो उत्तर नहीं था। इनके व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम है। अब वापस व्युत्क्रम लेना है योग का। 12/35 का व्युत्क्रम होगा 35/12, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया 35/12। तो इस प्रश्न का उत्तर ये है 35/12, न कि 12/35। तो इस बार ऐसे भी कई बार धोखा हो जाता है कि प्रश्न अपन याद करके जाते हैं, फिर भी थोड़ा सा चूक होता है और प्रश्न गलत हो जाता है। ये मेरे साथ हुआ है, मैंने खुद ने ये प्रश्न गलत किया था। 12/35 उत्तर फटाफट में याद था कि इसका उत्तर तो यही है, अभी 7 दिन पहले किया है और वापस वो गलत हो गया।
उसमें उत्तर 12/35 था, क्योंकि व्युत्क्रमों का योग पूछा था। इसमें व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम पूछा, फिर वापस उल्टा करना है। योग तक तो ये ठीक है 12/35, अब इसका व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा होता है, प्रतिलोम व्युत्क्रम। कोई भी संख्या का प्रतिलोम व्युत्क्रम भिन्न है तो उल्टा लिख लीजिए। ये 12/35 का उल्टा हो जाएगा 35/12, मतलब इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 35/12 आएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। अब ये भी देखिए कि आप यदि अनुमान नहीं लगा पाते तो इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं। दूसरा तरीका भी है कि दो संख्याएं कोई भी है, आप मान लीजिए ए और बी। अब इनका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/a और इसका 1/b। कोई भी संख्या उसका व्युत्क्रम मतलब उसको 1 के बट्टे में लिख दो, ये व्युत्क्रम होता है। ए का व्युत्क्रम 1/a, बी का व्युत्क्रम 1/b, और इन दोनों का जोड़ पूछा गया, व्युत्क्रमों का योग पूछा, व्युत्क्रमों का योग। ए और बी का लसअप आएगा ए बी में ए का भाग देंगे बी वार, बी का भाग देंगे ए वार, मतलब ऊपर है a + b और बट्टे में है ए बी, और ये दोनों प्रश्न में दिए हुए। तो आपको संख्याएं ज्ञात करने की जरूरत नहीं है कि a + b संख्याओं का योग प्रश्न में दिया 12 और ए बी संख्याओं गुणा कितना 35, ये व्युत्क्रमों का योग आ गया और इसका वापस व्युत्क्रम करना है। तो 12/35 का व्युत्क्रम हो जाएगा 35/12। इस तरीके से आपको ये हल करना है और इसका आंसर होगा 35/12। ये इसका आंसर नहीं होगा। ये इस तरीके से थोड़ा सा आपको ध्यान भी रखना है। कई बार प्रश्न अपने को आता है, पूरा पता होता है, फटाफट के चक्कर में गलत कर जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, आसान प्रश्न आए थे इस पेपर में। 25% छूट दिए जाने पर राहुल ने एक स्वेटर खरीदा और 20 रुपए बचाए, मतलब 20 रुपए की बचत होगी। किस कारण 25% की छूट मिलने के कारण। छूट से पहले स्वेटर का मूल्य क्या था, छूट से पहले का पूछा गया। छूट कितनी दी गई, 25% की। पहले का मूल्य मान लीजिए 100%, 25% छूट दी और उस 25% छूट से उसके कितने रुपए बच गए, 20 रुपए बचत हो गए। मतलब 25% जो छूट मिली है उसका जो मूल्य है वो 20 रुपए। 25% डिस्काउंट का मान 20 रुपए की 25% के डिस्काउंट से 20 रुपए की बचत होगी। अब 1% का मान कितना हो जाएगा, 20/25, और 100% का मान कितना हो जाएगा, 100 से गुणा कर लो, 20/25 गुणा 100, 25 का भाग 100 में 4 बार 20 चौके 80, मतलब उसका मूल्य स्वेटर का क्या था, 80 रुपए था। पहले 80 रुपए था, फिर 25% डिस्काउंट दिया, मतलब 60 रुपए में बेचा गया, 20 रुपए की उसको बचत हो गई। इस तरीके से ये आसान सा प्रश्न है। 25% का मान 20 रुपए, ये लाभ हानि का प्रश्न है। नेक्स्ट, 105 लिफाफों का मूल्य 35 रुपए है। 10 रुपए में कितने लिफाफे खरीदे जा सकते हैं। बिल्कुल नॉर्मल सा एक एक नियम का प्रश्न है। 35 रुपए में कितने, 105। 105 लिफाफों का मूल्य है 35 रुपयों के हिसाब से करिए। ये 35 रुपए में लिफाफे आते हैं 105, 1 रुपए में लिफाफे आएंगे 105/35। 105 में 35 का भाग देंगे तो कितने आएंगे, 35 दिया 105, 3 बार 3। और 10 रुपए में कितने लिफाफे आएंगे, तो 10 रुपए में कितना गुणा कर लो, 3 का 10 से गुणा कितने आएंगे, 30 आएंगे। 3 लिफाफे आ रहे हैं 1 रुपए में, 1 रुपए में 3, क्योंकि 35 रुपए में कितने लिफाफे आते हैं, 105, तो 1 रुपए में कितने लिफाफे आ रहे हैं, 3 लिफाफे आ रहे हैं। तो 10 रुपए में कितने आएंगे, 10 का 3 से गुणा कर लो, 30 लिफाफे आएंगे। बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न। 10 रुपए में कितने लिफाफे होंगे, 30। एक एक नियम में एक बात ये ध्यान रखनी होती है कि बराबर से इधर जो पद लिखते हैं ना वो कौन सा लिखना होता है, ये बात क्लियर कर लीजिए। यहां से बराबर से उधर पद वो लिखना है जो आपको ज्ञात करना हो। 10 रुपए में कितने लिफाफे खरीदे, मतलब बराबर से उधर क्या लिखना है, लिफाफों की संख्या। ज्ञात क्या करना है, लिफाफों की संख्या। बराबर से उधर लिखो। 35 रुपए में कितने लिफाफे, बराबर लिख लीजिए 105। 1 रुपए में कितने लिफाफे, बराबर 105, 35 का भाग 3 बार।
अब पूछा क्या वो 10 रुपए, 10 रुपए में कितने लिफाफे, 3 का 10 से गुणा कितना हो जाएगा, 30 रुपए। ये एक एक नियम ही गणित का आधार है, मेन इंपोर्टेंट ये। इस तरीके से प्रश्न जो बनते हैं ये सारे एक एक नियम से, पिछले वाला लाभ वानी का भी एक एक नियम से हुआ। ये लो, ये प्रश्न पता नहीं कितनी बार पूछेंगे। जूनियर अकाउंटेंट के तीनों ही पेपरों में ये सूत्र पूछा गया, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा मध्य। कौन सा सही है ये पूछा गया है, 4 कथन दिए, ये सूत्र लगभग हर पेपर में आया है, अधीनस्थ बोर्ड के पेपर में भी आया है, आरपीएससी के भी हर पेपर में भी आया है। बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा मध्य। सांख्यिकी आंकड़ों का विश्लेषण यदि कहीं सिलेबस में है तो ये प्रश्न सबसे पहले पूछा जाता है। जितने भी पेपर बने हैं उनमें ये सूत्र पूछा गया, देख लीजिए। अब तक अपन ने 3 पेपर पढ़े, तीनों में ये प्रश्न आया। बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा मध्य। ये भी यदि कंफ्यूज होता है तो देखिए, माध्यिका में 3 अक्षर 3 का गुणा और मध्य में 2 अक्षर 2 का गुणा। जो बड़ा है उसमें से घटाएंगे बड़ा, 3 अक्षर बड़ा, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। कभी याद ऐसे भाई भूल भी जाते हैं तो इसको ट्रिक बना के याद कर लीजिए कि जो 3 माध्यिका है, माध्यिका में अक्षर 3 3 का गुणा, माध्य में 2 अक्षर 2 का गुणा और 3 में से 2 घटाएं 1 बच गया, कौन, 1 बचेगा बहुलक। ये बहुलक का सूत्र है, 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा मध्य। याद कर लीजिए, सबसे इंपोर्टेंट है ये आंकड़ों का विश्लेषण। इस तरह का प्रश्न भी पूछा गया है, नॉर्मल सा प्रश्न है। सबसे सिंपल प्रश्न ये होता है, निम्न सारणी किसी देश के खाद्यान्न के आयात की मात्रा एवं मूल्य प्रदर्शित करती है। खाद्यान्न की मात्रा और उसका मूल्य, ये इसकी मात्रा है, मात्रा टन में है, किस वर्ष कितने टन, और इसका मूल्य लाख में है, कितने लाख उसका मूल्य था, ये इसका वर्ष दिया। प्रश्न पहला, खाद्यान्न की कीमत प्रति टन सबसे कम किस वर्ष में थी। खाद्यान्न की कीमत पूछी गई, प्रति टन में पूछी गई और किस वर्ष सबसे कम थी। अब देखिए, ये 5 टन है और 300 रुपए इसकी मूल्य। 300 लाख है, वैसे लाख की कैलकुलेशन यहाँ जरूरत नहीं है, 300 मान लीजिए कि 5 टन, 5 का जो मूल्य है 300, तो 1 का मूल्य कितना हो जाएगा, 300 में 5 का भाग दे दो, 300 में 5 का भाग जाएगा 60 बार। ये प्रति टन कितने रुपए, 60 रुपए। ये 610 में 10 का भाग कितना, 61 रुपए। 550 में 11 का भाग 50, 11 का 5 बार है, 11 पंजे 55, 10 50। 449 में 9 का भाग, ये 4, 9 चौके 36, 9 पंजे 45, 5। उसके बाद शेष बचेंगे 4, 55, 45, 9 5 बार, ये 55। 360 में 8 का भाग, 360 में 8 का भाग देंगे, 8 चौके 32, उसके बाद 4 0 40 में 8 का भाग 5 बार 45। ये इसकी प्रति टन में माना गया। अब इसमें 4-5 प्रश्न है जिसमें इन सभी की जरूरत होगी। पहले का ये 60 है, दूसरे का 61, इसका 50, इसका 55 और इसका 45। ये प्रति टन में आपको ज्ञात करना था, ज्ञात कर लिया। अब प्रश्न क्या कह रहा है, खाद्यान्न की कीमत प्रति टन सबसे कम किस वर्ष में थी। प्रति टन सबसे कम किस वर्ष में, 1982-83 में। सबसे कम किस वर्ष में है, 1982-83 में सबसे कम है, कितनी है, 45 है। ये सबसे कम 1982-83, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर। खाद्यान्न की कीमत प्रति टन सबसे कम किस वर्ष में, 1982 और 83। इस प्रश्न का आंसर ये इस तरीके से हल करना था, आसान सा है। सबसे कम कीमत कौन सी है, 45 रुपए की है, कौन से वर्ष में है, 82-83 में है। ये नॉर्मल बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। 4-5 प्रश्न है इसके, वही है। 1981-82 में आयात किए गए खाद्यान्न का मूल्य प्रति टन कितना था। 81-82 की बात हो रही, ये 81-82 की, और ये जो भाग दिया था ये भाग गया था 55 बार गया था, ये भाग गया था 50 बार, ये भाग गया था 61 बार, ये भाग गया था 60 बार और ये भाग गया था 45 बार। इस तरह से था, अभी भाग दिया था। अब ये 81-82 का पूछा गया है,
आयात किए गए खाद्यान्न का मूल्य प्रति टन कितना है? 55 लाख। ये 55 लाख, इसका ऑप्शन 55 लाख ही थोड़ा सा नीचे रह गया है, डी ऑप्शन 55 लाख है, इसका आंसर आ जाएगा 55 लाख। ये इस तरीके से ये हल करना था। ऑप्शन नंबर डी 55 लाख। 81-82 की बात हो रही है। 81-82 में जो आयात था खाद्यान्न का वो कितना था मूल्य? 55 लाख रुपए इसका मूल्य था, प्रति टन का पूछा गया। ये देखिए, निम्न सारणी किसी देश के खाद्यान्न आयात सैम प्रश्न है। 5 वर्षों में आयात का औसत कितना था? ये 5 वर्षों में आयात का औसत, मात्रा का औसत पूछा गया, टन में है, मात्रा का औसत, इनका औसत ज्ञात करना आसान सा। 5 + 10 + 11 + 9 + 8 और बटे में 5, टोटल 5 वर्ष है। 5 का भाग दे दो, औसत आ जाएगा। 5 संख्या 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं जोड़ के 5 का भाग दो, 11 9 20, 20 × 10 30, 30 × 8 38, 38 × 5 43, 43 में 5 का भाग 8.6, ये इसका उत्तर आ जाएगा 8.6 टन इसका औसत। मात्रा का औसत पूछा गया, ये मात्रा है, इनको जोड़ लीजिए, 5 वर्षों का है इसलिए 5 का भाग दे दो, औसत आ जाएगा 8.6 टन। बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न है। अब ये इस तरीके के प्रश्न पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट, निम्न सारणी किसी देश के खाद्यान्न के आयात की मात्रा एवं मूल्य प्रदर्शित करती है। सैम सारणी, सैम वही दे रखा है। किस वर्ष में खाद्यान्न की कीमत में प्रति टन सर्वाधिक कमी प्रतिशत में हुई है? अब ये 2 प्रश्न है, एक प्रश्न प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये प्रति टन सर्वाधिक कमी प्रतिशत सैम लिखा हुआ है, खाद्यान्न की कीमत की जगह है, ये मात्रा का है प्रश्न। खाद्यान्न की मात्रा में सर्वाधिक कमी प्रतिशत में हुई है, खाद्यान्न की जो मात्रा है उसमें, और दूसरा वाला उसके मूल्य का है। 2 प्रश्न है, पहला मात्रा का है, दूसरा मूल्य का है। मात्रा में सर्वाधिक कमी प्रतिशत, प्रतिशत ज्ञात करने की जरूरत नहीं है आपको, सर्वाधिक कमी ज्ञात करनी। सर्वाधिक कमी किस वर्ष हुई है? किसकी बात हो रही? मात्रा की। ये मात्रा में कमी कहाँ हुई? ये 5 से 10 वृद्धि हुई, 10 से 11 वृद्धि हुई, 11 से 9 2 कमी हुई, और 9 से 8 1 कमी हुई। 2 कमी वाला ये सबसे ज्यादा कमी है। बस मात्रा में कमी पूछेगी, कमी देख लीजिए। 5 से 10 कमी नहीं, वृद्धि। 10 से 11 वृद्धि है, 11 से 9 बिल्कुल कमी हुई है। कितनी कमी हुई है? 2 की कमी हुई है। कौन से वर्ष में हुई है? 80-81 से, जो 81-82 में जा रहे हैं, मतलब 80-81 इसका आंसर होगा। 81-82 में सर्वाधिक कमी होगी। 11 से कितना आ गया? 9 आ गया। इसका आंसर 81 से 82। 81 से 82 इसमें सर्वाधिक कमी हुई है। 80-81 से जब 81-82 में जाते हैं तो कमी का वर्ष आपको 81-82 लिखना है। सर्वाधिक कमी इसमें हुई है। मात्रा की बात करें, दूसरा वाला प्रश्न है, सेम प्रश्न है, वो मात्रा का था। ये कीमत में प्रति टन सर्वाधिक कमी प्रतिशत। कीमत, ये यहाँ पर कीमत है, ये अपने अभी पहले हल किया था 60, ये 61, ये 50, ये 55 और ये 45 प्रति टन ये कीमत है। अब इसमें आपको कमी बतानी है, सर्वाधिक कमी प्रतिशत। अब कमी यहाँ से देखिए, 60 से 61 ये वृद्धि हुई है, इसको छोड़ दीजिए। 61 से 50 ये कमी हुई है, 50 से 55 ये वृद्धि हुई है, और 55 से 45 ये कमी हुई है। 2 जगह कमी हुई है। अब इन दोनों में से अधिक सर्वाधिक कमी कौन सी है? अब सर्वाधिक कमी के लिए आपको पता करना पड़ेगा। ये 61 से 50 और ये 45 से 55 से 45 कमी दोनों में हो रही है, लेकिन सर्वाधिक कमी कौन सी है? अब ये दोनों बराबर, लगभग सी बराबर ही है भाई। 61 से 50 11 और ये 10। अब यहां समस्या आएगी, 2 लगभग बराबर ही, बिल्कुल थोड़ा सा ही अंतर है। तो थोड़ा सा अंतर है, उस अंतर के लिए आप पता कर लीजिए, प्रतिशत ज्ञात कर लीजिए कि ये 61 से 50 कितनी कमी हुई? 11 बटे में 61 और गुणा 100। और इसमें जो कमी हो रही है 55 से 45, 10 की कमी हो रही किससे? 55, पिछले वर्ष से तुलना करनी, 55 और बटे में 100। अब ये कि जो गुणा करना है उससे प्रतिशत आप ज्ञात करना है,
तो आप 55 का भाग दे दीजिए, 1000 में 55 का भाग देंगे, 100 में दे दीजिए, एक जीरो छोड़ दीजिए, कोई नहीं, 55 का भाग दो। 55 का भाग देने की बजाय भी ये संख्याएं कट रही है और काट दीजिए, 5 से कट जाएगा ये 2 बार, ये 5 से कट जाएगा 11 बार। 100 छोड़ दीजिए, प्रतिशत की जरूरत नहीं, भिन्न में ही देख लेंगे, पता चल जाएगा। 2/11, 5 से कटेगा ये 2 बार और ये 5 से कटेगा 11 बार, 2 में 11 का भाग दे दो। अब इसमें थोड़ी सी समस्या है कि एग्जैक्ट बराबर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, और कौन सी ज्यादा वो बिल्कुल आपको पता करना पड़ेगा पूरा भाग देके। तो 2 में भाग नहीं जाता है, 0.10 लग जाएगा और भाग जाएगा एक बार 11, उसके बाद 9 शेष बचेंगे 0, 11 8 88, उसके बाद 2 0 11 एकम 11। अब एक बार ये 1818 ऐसे आएगा, इतना लिख लीजिए। अब उसका पता कर लेते, 11 में 61 का भाग देना, ये थोड़ी सी समस्या है कि भाग भी थोड़ा सा हार्ड है। तो भाग हार्ड है, 0 लगा दो, ये पॉइंट। अब 61 में जब भाग देंगे, भाग एक बार जाएगा, उसमें भी एक बार जा रहा था, ये 61 एक बार, उसके बाद शेष बचेगा 10 में से 1 गया 9, और 11 में से 1 हासिल चला गया 10, और 10 में से 6 गया 4, 1 0। अब 61 ये भी लगभग 8 बार जाएगा, 8 1 मान 8 6 48, नहीं 8 से कम जा रहा है, 8 से कम जा रहा नहीं, ये 8 जा रहा, मतलब ये सर्वाधिक है। तो आपका कमी का प्रतिशत, ये जो 10 दिख रहा है वो ज्यादा है, ये कमी प्रतिशत अधिक है, ये कमी प्रतिशत अधिक है। अब इसमें जो आपको पूछा गया, ये देखिए यहाँ पर भाग जाएगा वो 8 6 48, मतलब 8 बार लगभग जा रहा है ये भी, 8 1 8 8 6 48, 488, 2 शेष इसमें बच रहे हैं, लेकिन इसमें भाग फिर पूरा नहीं जाएगा। अब एक और 0 लगाने भाग टूट जाएगा, 180 हो रहा है, ये 181, सही है, ये 181 अधिक है। ये कमी प्रतिशत सर्वाधिक है। कौन सी? ये कम कहां से हुई है? 55 से 45। कम किस वर्ष में बताएंगे? 1982-83। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 82-83। किस वर्ष में सर्वाधिक कमी प्रतिशत हुई है? 82-83 में। ये कमी प्रतिशत इस तरीके से आपको ये हल करना है। आसान सा प्रश्न है, समझ में आ गया होगा। चलो अगला प्रश्न, 50,000 रुपए पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। यह आसान सा चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। ये 50,000 रुपए 8% वार्षिक दर 108/100 गुणा 108/100, 2 वर्ष का है, 2 बार लिख लीजिए, 108/100 108/100। अब यहां से चक्रवर्ती ब्याज में आप 50,000, ये पूरा लाख, 4 0 काट दीजिए और इधर बचेगा ये 5, और ये गुणा कर लीजिए 108 का 108 से, और उसका फिर गुणा करना किससे? 5 से। तो 108 का 108 से, 108 8 16, 8 का इसके और 64, और इसका गुणा करना है 5 से। अब ये 5 से गुणा कर लीजिए, 5 चौके 20 हासिल 2, 5 छके 30, 30 2 32 हासिल 3, 5 छके 30, 30 3 33, 3 2 0 3 2 0 आ रहा है, ये उत्तर आ गया, इसका सी है। बाकी आगे लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 छके 30 3 33 हासिल 3, 5 एकम 5 3 8 और 5 एकम 5, ये 58,320 में 8,320 इसका क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा 8,320। 58,320 में से 50,000 तो मूलधन है, 50,000 मूलधन घटा देंगे, 8,320 इसका चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने के लिए मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 100 + r/100, 100 + r/100 लिखना है। कितने वर्ष है उसके अनुसार? 2 वर्ष है तो 2 बार लिखना। दर 8%, 108 108, ये गुणा भाग हल करके ये उत्तर आया। ये मिश्र धन है और इसमें से वापस मूलधन 50,000 घटा लीजिए, शेष ब्याज बच जाएगा 8,320। ये आसान सा प्रश्न है चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने का। साठ का 60% और 50 का 50%, 60 गुणा 60/100, परसेंट मतलब बटे 100 प्लस 50 गुणा 50/100, बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न। 2 0 काट दीजिए, 6 गुणा 6 36 और 5 गुणा 5 25, 6 5 11 हासिल 1, 3 3 6 61। ये इसका उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल प्रतिशत का सबसे सरल प्रश्न। 60 का 60% मतलब 60 गुणा 60/100, 50 का 50%, 50 गुणा 50/100, ये 0 कट जाएंगे 25, ये 0 कट जाएंगे 36, 36 और 25 जोड़ दो कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा। इस तरीके से ये आसान सा प्रश्न आप हल कर सकते हैं। यदि किसी संख्या का 2/3 भाग उसी संख्या के 3/5 भाग से 4 अधिक हो तो वह संख्या ज्ञात करो। किसी संख्या का 2/3 भाग उसी संख्या के 3/5 भाग से
4 अधिक है। संख्या x मान लीजिए और उसका 2/3 भाग मतलब 2x/3 और 3/5 भाग ये 3x/5 कितना अधिक है, 4 अधिक है, बराबर 4 लिख दो। दोनों का डिफरेंस है वो 4 है। ये 2/3 भाग ये 3/5 भाग। अब सीधा सीधा प्रतिशत से भी वैसे कर सकते हैं। 3/5 का मतलब 60% है, ये 66 सही 2/3% है, 6 सही 2/3% का मान 4 है। वहां से आप ज्ञात कर सकते हैं संख्या, नहीं तो ये घटा के कर लीजिए। अब ये 5 और 3 का लसअप आएगा 15, 15 में 3 का भाग 5 बार, 5 का 2 से गुणा 10x, 15 में 5 का भाग 3 बार, 3 का 3 से गुणा 9x और बराबर 4। 10 में से 9 गया x/15 बराबर 4, तो x बराबर 15 चौके 60, मतलब संख्या क्या होगी, 60 होगी। इसका ऑप्शन नंबर सी, ये इसका उत्तर है 60। संख्या को x मान लिया, उसका 2/3 भाग और उसी का 3/5 भाग, दोनों का अंतर 4 है। 3/5 भाग से वो 2/3 भाग 4 अधिक है, मतलब उसमें से 3/5 घटाएंगे तो 4 आएगा, ये बराबर 4 लिखा। 5 3 का लसअप 15, 15 में 3 का भाग 5 और 5 का 2 से गुणा 10, 15 में 5 का भाग 3, 3 का 3 से गुणा 9, 10 में से 9 घटाएंगे तो x/15 और बराबर 4, और ये 15 इधर गुणा कर लो, 15 चौके 60, x का मान कितना जाएगा 60, संख्या क्या होगी 60 होगी। सरल प्रश्न थे इस पेपर में वैसे ज्यादातर। तो उत्कर्ष एक टीवी जिसके अंकित मूल्य के 3/4 मूल्य पर खरीदता है, वह अंकित मूल्य से 20% अधिक पर इसे बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब अंकित मूल्य से है, अंकित मूल्य मान लीजिए, अंकित मूल्य माना कि 100, अंकित मूल्य के 3/4 मूल्य पर खरीदता है, खरीदता मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इसका 3/4, 100 का 3/4, 3/4 मतलब 75% मतलब 75, 3/4 हिस्सा, 3/4 कितना हो गया 75 रुपए में खरीदी, 20% अधिक पर बेचता अंकित मूल्य से। अंकित मूल्य 100 है और इससे 20 अधिक का मतलब 120 में बेचेगा। 100 से 20% अधिक का मतलब कितने में बेचेगा, 120 रुपए में बेचेगा। खरीद कितने में रहा है 75 में, कितने में बेच रहा है 120 रुपए में बेच रहा है। अब इसका लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, लाभ 75 ये 25 ये 20 ये 25 20 45 बटे में 75 और गुणा 100, 45 रुपए का लाभ हुआ है, 75 रुपए पर हुआ है, गुणा 100, तो ये कट जाएगा 3 ये कट जाएगा 4, 25 से 3 4, 3 का भाग 45 में 15, 15 चौके 60, कितने परसेंट लाभ हो गया 60% का लाभ हो गया। तो इसका आंसर आ जाएगा सी 60%। एक बात इसमें यह भी कॉमन रही है कि सी ऑप्शन ज्यादातर सही हो रहा है, तो आप कहीं तुक्का भी लगाएं तो सी ऑप्शन, कितने प्रश्नों में सी ऑप्शन, ज्यादातर में सही ऑप्शन ही आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। कई बार कुछ नहीं आता है, ऐसे ही परीक्षा आजमा रहे हैं तो सी लिख के आ जाइए, आधे सही हो जाएंगे। आगे होगा समझ में, आसान सा प्रश्न है। ये कैलकुलेशन है, 44 गुणा 3 प्लस 128 प्लस 120, 44 का 3 से गुणा करना है, 4 3 12 हासिल 1, 4 3 12 ने 1 13 132 प्लस 128 प्लस 120 और बटे में 98 में से 94.7, 98.5 है, उसमें से 94.7 घटाने हैं तो 15, 15 में से 7 घटाएंगे तो 8 ये पॉइंट। उसके बाद 98 में से 1 हासिल चला गया, 97 में से 94 गए, शेष बचेंगे 3, 3.8 का डिफरेंस है, 8 7 15 और 4 3 7 1 8, 3.8। अब ये जोड़ कर लीजिए, 132 128 ने 120, ये जोड़ेंगे 8 2 10 हासिल 1 2 2 4 5 6 7 8, उसके बाद 1 2 और 3, 380 और बटे में 3.8, ये पॉइंट हटेगा ऊपर 0 38 काट दो, कितना बचेगा 100 बचेगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। जोड़ बाकी गुणा भाग का ही प्रश्न है, गुणा करके जोड़ करनी 132 128 120 जोड़े 380 बटे में ये घटाया 3.8, 3.8 का भाग देंगे, पॉइंट हटेगा ऊपर 0, 38 कट गया और डबल 0 का मतलब कितना बच गया 100 बच गया। इसका आंसर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो ये आसान सा है, 380 में 3.8 का भाग देंगे, भाग कितनी बार जाएगा 100 बार जाएगा। नॉर्मल सा प्रश्न है, कर लेंगे हल आप।
राम एक काम को 8 दिन में, रहीम उसे 16 दिन में, श्याम 12 दिन में समाप्त करता है। यदि तीनों मिलकर काम करे तो आधा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। आसान सा प्रश्न है। तीनों मिलकर कार्य करते हैं तो तीनों की कार्य क्षमता जोड़नी है, और जोड़ लेंगे तो संयुक्त कार्य क्षमता से वो पूरा कार्य का होगा, और उसका आधा कर लेंगे तो आधे कार्य का आ जाएगा। तो ये राम काम करता है 8 दिन, मतलब 1/8, ये 1/16, और तीसरा ये 1/12। 16, 8 और 12 का लसब आ जाएगा 48। 48 में 8 का भाग 6 बार, 8 6 48। 48 में 16 का भाग 3 बार, 48 में 12 का भाग 4 बार, 12 चौके 48। तो ये 4 3 6 4 10 3 13, 13/48। अब ये 13/48 तो है पूरे कार्य का, ये पूरा कार्य होगा वो 13/48 कार्य क्षमता से कितने समय में होगा? 48/13 दिन में। 48/13 दिन में क्या होगा? पूरा कार्य होगा। अब प्रश्न पूरे कार्य का नहीं है, 48/13 इसमें ऑप्शन होगा कहीं नहीं, 48/13 ऑप्शन आ जाएगा तो वो गलत है। 48/13 इसका उत्तर नहीं आएगा। ये किसका है? पूरे कार्य का। अब आपको जो पूछा गया वो कितना है? आधा कार्य, पूरा नहीं है। कार्य कितना है? आधा काम करने में कितने दिन लगेंगे? तो इसका आधा कर लो, 48/13 गुणा 2, ये आधा हो गया। 2 का भाग 48 में 24 बार, 24/13 दिन लगेंगे। तो 24 में 13 का भाग 13 एकम 13, एक बार भाग जाएगा। उसके बाद 11 शेष बचेंगे और बटे में 13, 1 सही 11/13, ये 1 सही 11/13, ये इसका उत्तर है। 1 सही 11/13। तीनों की कार्य क्षमता जोड़नी है। कार्य क्षमता जोड़ेंगे तो वो संयुक्त कार्य क्षमता, वहां से इसको यदि उल्टा लिखेंगे तो समय आ जाएगा। 13/48 का उल्टा हो जाएगा 48/13। 48/13 दिन में ये कार्य होगा पूरा। अब प्रश्न में था काम कितना है? आधा। आधा काम कितना होगा? तो आधा काम करने के लिए आधा समय लगेगा। 48/13 पूरा कार्य करने में लग रहा है, तो 24/13 आधा कार्य करने में। 48 का आधा कर लीजिए, 24/13, 24 में 13 का भाग एक बार, और शेष बचेंगे 11 और बटे में 13। इस तरीके से ये हल करना था। काम समय मजदूरी का प्रश्न है। नेक्स्ट, यदि 250 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति ज्ञात करो। 250 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति ज्ञात करो। ट्रेन की चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। जब रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करती है या किसी बिजली के पोल को या किसी व्यक्ति को पार करती है तो उसमें जो दूरी होती है वो रेलगाड़ी की लंबाई होती है। हमेशा रेलगाड़ी की लंबाई ही क्या है? दूरी है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 250 मीटर, और ये सेकंड, मीटर प्रति सेकंड में आएगा उत्तर। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन में मीटर प्रति सेकंड नहीं है, फिर आप उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदल सकते हैं। तो पहले मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कर लो। 250 मीटर बटे 12 सेकंड, ये चाल जो आएगी वो मीटर प्रति सेकंड में आएगी। 250 बटे 12 मीटर प्रति सेकंड। अब जो आपका ऑप्शन में उत्तर है वो हमेशा लगभग ये रहता है कि रेलगाड़ी के प्रश्न में किलोमीटर प्रति घंटा में ही चाल पूछी जाती है। रेलगाड़ी का प्रश्न है तो चाल किस में पूछेगा? किलोमीटर प्रति घंटा में ही पूछेगा। चाल पूछी है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसके ऑप्शन है। अब जब मीटर प्रति सेकंड दे रखा हो और इसको जब किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो इसको 18/5 से, मीटर प्रति सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5 से गुणा किया जाता है। ये इसका हल करने का शॉर्ट तरीका है। बाकी सीधा भी आप कर सकते हैं, किलोमीटर को मीटर, घंटों को सेकंड ऐसे बदलो, नहीं तो सीधा ये मीटर प्रति सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5 से गुणा किया जाता है। और किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को यदि मीटर प्रति सेकंड बदलते हैं, इसको थोड़ा सा समझिए, इंपॉर्टेंट बात है। किलोमीटर प्रति घंटा और इसको यदि मीटर प्रति सेकंड बदलते हैं तो ये गुणा किया जाता है 5/18 से। अब देखिए, किलोमीटर एक बड़ा मात्रक है और मीटर एक छोटा मात्रक है। बड़े मात्रक से किस में बदलना है? छोटे मात्रक में बदलना, मतलब छोटी संख्या ऊपर रख के गुणा करो। तो छोटी संख्या 5 और 18 में कौन सी? 5, तो ऊपर ये 5 रहेगी। अब इसका उल्टा यदि मीटर प्रति सेकंड में है और इसको यदि किलोमीटर प्रति घंटा बदलते हैं, मीटर छोटा मात्रक है, किलोमीटर बड़ा मात्रक है। छोटे मात्रक से बड़े मात्रक में जाएंगे, बड़ी संख्या ऊपर रख के गुणा कर लो, मतलब 18/5 से।
बड़ी छोटी संख्या कौन सी? 18 5 ये। अब 5/18 है कि 18/5 है, ये कई बार कंफ्यूजन होता है, कितना याद किया हो, परीक्षा में जाते हैं तब कई बार भूल जाते हैं। तो इसके लिए ये याद कर लीजिए, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल रहे हैं। किलोमीटर बड़ा मात्रक है, मीटर छोटा मात्रक है। बड़े मात्रक से छोटे मात्रक में जाते हैं, मतलब छोटी संख्या ऊपर रख के गुणा करनी है, और छोटे मात्रक से बड़े मात्रक में जाना है तो बड़ी संख्या ऊपर रख के गुणा करनी। तो इस तरीके से ये आपको याद हो जाएगा। अब ये मीटर प्रति सेकंड है और इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा किया जाएगा। अब 18/5 से गुणा करेंगे, 5 ये इससे पूरा पूरा कट जाएगा, 25 से 5 बार 1 0 50 बार। उसके बाद 12 और 18 6 से कट जाएगा, ये 2 बार ये 3 बार। 2 50 से कट जाएगा 25 बार, 25 का 3 से गुणा कितना हो जाएगा? 75। इसका आंसर आ जाएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 75 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर है। ये इस तरीके से प्रश्न हल करना था, आसान सा है, ये थोड़ा सा समझ लेना, याद कर लेना। कई ऐसे फॉर्मूले आते हैं, आप अपने पास एक ऐसी कॉपी रखिए जिसमें जो सूत्र इंपॉर्टेंट है उनको लिखना है। जैसे बहुलक का सूत्र 3 माध्य का -2 माध्य, याद कर लीजिए, ये कोई न कोई पेपर में 100% आएगा, आपके इसकी जरूरत पक्की पड़नी। तो ऐसे कई फॉर्मूले आते हैं जिनको आप लिख लीजिए। जैसे ये चीज़ है, नोट कर लीजिए, बाद में परीक्षा के टाइम एक बार वापस देखने काम आ जाएगी। और प्रश्न सारे वैसे कॉपी में लिखने हैं, उनको मिलाइए, लिखिए, लिख के पढ़ेंगे तो ही समझ में आएंगे, ऐसे तो समझ में नहीं आएंगे। इससे आपको सारे प्रश्न भी मिल जाएंगे जो आए हुए हैं, और उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा, और उनको हल किस तरीके से करना है, फास्ट कैसे करना है, सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएगी। तो आप लोग CCI के साथ जुड़े रहिए। CCI आपको हर तरह से जितने भी गणित की जो समस्याएं बनती है उन सब का समस्याओं का समाधान करेंगे। गणित का जो आपके डर है वो खत्म हो जाएगा। कंपटीशन में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जरूरी जो बात है वो गणित है, और गणित यदि आ जाती है तो बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लेते हैं, कभी भी रटा जा सकता है, रटे मारने होते। यहाँ सबसे बड़ी समस्या आती है कि रटने से काम नहीं चलता है। तो ये समझने की चीज़ है, अभी पढ़िए, समझिए। परीक्षाओं का दौर, अभी थोड़ी समस्याएं आ रही है, 1 2 3 महीने अभी तक कोई परीक्षा होने की संभावना नहीं है। इसलिए जो पहले तैयार करना मैटर गणित का, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, तो आगे समस्याएं नहीं आएगी। अभी सरकार ने जब 10वीं 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी है तो प्रतियोगी परीक्षा होने के चांसेस मुश्किल। अगले 2-3 महीनों में तो कोई चांस नहीं कि कोई कंपटीशन एग्जाम हो। तो 3 महीने हैं आपके पास, 3 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं, इसमें आप गणित बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं, और गणित तैयार करेंगे तो कंपटीशन बाकी बड़ा अपने आप आसान हो जाता है। चलो, कल की क्लास पटवारी की क्लास होगी। पटवारी का सबसे इम्पोर्टेंट, अभी वैकेंसी भी आई हुई है, पिछले पेपर पढ़ने बहुत ज़रूरी है। पिछले पेपर में जैसे जैसे प्रश्न हैं सारे हल करने हैं। तो कल अपन पटवारी का 2015 का प्री का पेपर, जो सबसे हार्ड पेपर आया था, उसको हल करेंगे। इसके लिए आप लोग जुड़े रहें, अपने दोस्तों को जोड़िए, बताइए किस तरह की क्लासें चल रही है, अपने मित्रों तक ये क्लास पहुंचनी चाहिए, फिर आपको बहुत ज़्यादा अधिक और पढ़ाया जाएगा।